जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं समास। कक्षा 10 के कोड 119 में आने वाले जितने भी समास हैं, आज हम उन सब की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं, बच्चे बहुत ध्यान से लगे हुए हैं और ऐसे में क्या होता है, जब हम एक एक समास को लेकर चलते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया है। तो आइए एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि कहीं कुछ रह ना जाए। अभी हम नियमों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और उसके बाद अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके उदाहरणों की पुनरावृत्ति भी कर लेंगे। मतलब पाठ्य पुस्तक में जो समास युक्त शब्द हैं उनका हम फिर यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो आइए पहले नियमों को ध्यान से समझ लेते हैं ताकि जब हम अभ्यास करें तो हम उनको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आता है क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव क्या है इसके नियम? इसका नियम कहता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समासः। मतलब अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो। देखिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्या कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास तो क्या होगा, जिसमें पहला पद प्रधान होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, पहला नियम तो यही है कि जिसमें पहला पद प्रधान हुआ। उसके बाद क्या है, इसमें अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है। इसमें अव्यय पदों का अव्यय पद जो अव्यय होते हैं उनका किसके साथ होता है, सुबंत पदों के साथ समास होता है। सुबंत पद क्या होते हैं? सुबंत पद मतलब शब्द रूप। जो शब्द रूप होते हैं उनके साथ किसका समास होता है, अव्यय पदों का। अव्यय क्या होते हैं, उपसर्ग या निपात जो होते हैं उनको हम अव्यय भी कहते हैं। तो क्या है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब उपसर्ग या निपात होता है। तो पहला नियम तो हम समझ गए थे कि पहला पद प्रधान। दूसरे नियम ने हमें क्या बताया कि अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होगा, मतलब क्रिया पदों के साथ नहीं होगा। जो शब्द रूप होते हैं उन पदों के साथ अव्यय शब्दों का समास होगा। ये भी निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ। उसके बाद कहते हैं पहला पद अव्यय मतलब उपसर्ग या निपात होगा। चलो ठीक है, ये भी समझ में आया। अब कहते हैं समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। मतलब जब इस हम क्या करते हैं कि दो पदों का समास कर लेते हैं तब जो उसका समस्त पद होगा वो अव्यय बन जाएगा। और क्या होगा, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन सा नहीं हो गया कि मतलब अव्यय भी कह रहे हैं हम बन जाएगा और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो समस्त पद होगा वो होगा तो नपुंसक लिंग में, लेकिन उसके रूप नहीं चलेंगे, वो अव्यय पदों की तरह से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके उदाहरण समझ लेते हैं ताकि ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। अनु, अनु का अर्थ क्या हो जाएगा? अनु का अर्थ होगा योग्य अर्थ में और पीछे के अर्थ में। मतलब इसका दो तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, योग्य अर्थ में भी हो सकता है और पीछे के अर्थ में भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर योग्य के अर्थ में है, कहाँ पर पीछे के अर्थ में है? तो ये आपको प्रश्न पत्र में जो वाक्य दिया गया होगा उसको पढ़कर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर अनु का जो प्रयोग है वो योग्य अर्थ में है या फिर पीछे के अर्थ में दिया गया है। इसीलिए प्रश्न पत्र में जब आप समास से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे तो पहले वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद प्रश्न को हल करना। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे अनुरूपम, अनुरूपम माने रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। तो जहां पर हमें लगेगा कि रूप के योग्य कुछ ऐसी बात यहाँ पर कही गई है जहां पर किसी बात के समान कोई कार्य हो रहा है तो वहां होगा अनुरूपम, है ना, कार्य के अनुरूप, है ना, व्यक्तित्व के अनुरूप सह कार्यम करोति। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपस्य योग्यम। इसके अतिरिक्त क्या होगा, जैसे अनुरथम,
अनुरथम में क्या आ जाएगा, पीछे के अर्थ में आ जाएगा। रथस्य पश्चात सैनिकाः अनुरथम गच्छन्ति, सैनिक जो हैं वो रथ के पीछे जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले वाक्य को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, फिर हम सही उत्तर को चुनेंगे। क्या उसका सही उत्तर होना चाहिए। देखिए, सिर्फ नियम पढ़ने से बात नहीं बनती जब तक हम उसका अभ्यास ना करें। तो हमें अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतने हमारे नियम स्पष्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलें। अब आता है उप। उप का क्या अर्थ हो जाता है, उप प्रयोग होता है समीप अर्थ में। जैसे उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम। उपगंगम, गंगायाः समीपम उपगंगम। तो यहाँ पर क्या है, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। तो क्या बना शब्द, उपगंगम। ठीक है, अब देखें आगे क्या कहते हैं। आगे है सह। सह माने क्या होता है, साथ के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है और सदृश अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सचित्रम, चित्रेण सहितम, सचित्रम। तो सचित्रम चित्रेण सहितम, जैसे होता है ना, किसी कार्ड पर लिखा होता है सपरिवार, तो परिवारेण सहितम, सपरिवारम। इसी तरह से क्या है, सवर्णम, वर्णेन सदृशम, वर्ण के समान, वर्ण के जैसा, जैसा रंग है वैसा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सवर्णम मतलब सदृश के अर्थ में। फिर आता है प्रति। प्रति माने जो प्रत्येक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिग्रामम, तो ग्रामम, ग्रामम प्रति, प्रति ग्रामम समस्त पद होगा ये, और उसका विग्रह हम कर देंगे ये। अगर विग्रह दिया हुआ है तो समस्त पद बना देंगे। यथा, यथा का अर्थ क्या होगा, अनुसार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा समयम मतलब समयम अनतिक्रम्य, समय को अनतिक्रम्य मतलब समय के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है, समय से आगे नहीं किया जा रहा है, समय को पार करके लांघ कर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। समयम अनतिक्रम्य, यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य। तो यहाँ पर यथा का प्रयोग किस में होता है, अनुसार के अर्थ में किया जाता है। फिर आ जाता है निर। निर उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो होता है अभाव के अर्थ में। कैसे होता है, जैसे निर्जनम, तो जनानाम अभावः, लोगों का अभाव जहां पर होता है ऐसे स्थान को हम कहते हैं निर्जनम, मतलब जहां पर लोगों का अभाव हो। अब इसका एक और जो विशेष नियम है वो क्या कहता है, कहता है यदि उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद माने जो बाद वाला पद होता है, पहला पद तो अव्यय हो गई होगा, अब कहते हैं जो बाद वाला पद होगा उसके आरंभ में क, ख, प अथवा फ, मतलब ये चार वर्ण, 3 और 1 4, ये 4 वर्ण, इन चारों में से कोई भी एक व्यंजन हो तो निर के स्थान पर निश हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसको भी। क्या कहते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। कहते हैं यदि उत्तर पद के आरंभ में क, ख, प और फ, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो निर यदि उपसर्ग वहां पर है तो उसका निश हो जाएगा। कहाँ निश हो जाएगा, समस्त पद में निश हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका विग्रह करेंगे तब हम निर का ही प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। निश कोई अपने आप में अव्यय नहीं होता, अव्यय होता है निर। लेकिन यदि उत्तर पद का पहला वर्ण क, ख, प और फ हुआ तब निर को निश आदेश हो जाएगा। जैसे निष्प्राणम, प्राणानाम अभावः, प्राणों का अभाव। अब देखो इसको जरा ध्यान से समझते हैं। अगर आपके सामने आ गया निष्प्राणम, तब आप कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, इसीलिए तो ये बताया गया है। अगर कहीं पर आपको निश दिखे और उसके बाद आगे वाला जो वर्ण है वो प दिख रहा है, प्राण, तो प है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर ये वाला नियम लगा है। तो क्या होगा, निश, जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे तब हम समास का विग्रह क्या करेंगे, प्राणानाम अभावः निष्प्राणम। और हम यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ पर निर अव्यय का प्रयोग किया गया है अभाव अर्थ में। ठीक है,
सरल है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी इन सबको, लेकिन बात आ जाती है पुनरावृत्ति की। और जब पुनरावृत्ति होती है ना, तो हर बार हम किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को जब भी हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ नया उसमें समझ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ नया उसमें निकल के आ ही जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है, कम से कम 3 बार 4 बार हर टॉपिक की। अब आ जाता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या कहता है, कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद हमारे सामने दिए हुए हैं। कौन कौन से होते हैं वो दोनों भेद, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष और एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। आपके कोर्स में व्यधिकरण तत्पुरुष है, समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं है। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, हम करेंगे सिर्फ व्यधिकरण तत्पुरुष की। व्यधिकरण तत्पुरुष क्या कहता है, व्यधिकरण तत्पुरुष ये कहता है कि जहां पर प्रथम पद और उत्तर पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्ति में हो, दोनों की विभक्तियां अलग हो, वहां पर क्या हो जाता है, व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। और विभक्ति के अनुसार इसका नाम रखा जाता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। मतलब विभक्ति के अनुसार प्रथम पद में जो विभक्ति होती है उसके अनुसार इस समास का नाम रखा जाता है। ठीक, आइए अब चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। अब जरा इसके उदाहरण समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं द्वितीय तत्पुरुष पर। द्वितीय तत्पुरुष में अधिकतर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन कौन से हैं, श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, प्राप्तः, आपन्नः। ये जो शब्द दिए गए हैं ना, अधिकतर इनसे संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनसे अलग भी कोई प्रश्न आ जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ ये ही आएंगे। मैंने कहा अधिकतर आते हैं, लेकिन सिर्फ ये ही आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। व्याकरण है, बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा एक मैं बोलूं ज्ञान का सागर है। तो यहाँ पर कहीं से भी कुछ आ सकता है, लेकिन अधिकतर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको तो करना ही करना है, लेकिन पुस्तक में, हमारी पाठ्य पुस्तक में भी जो समास है उनको भी हम ध्यान से कर लेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे कृष्ण आश्रितः, ये हुआ समस्त पद। अब इसका विग्रह क्या हुआ, कृष्णम आश्रितः, मतलब कृष्ण पर आश्रित। दुखातीतः, दुखम अतीतः, जिसका दुख बीत गया है। धन प्राप्तः, धनम प्राप्तः, धन को प्राप्त। ग्राम गतः, ग्रामम गतः। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। संकटापन्नः, संकटम आपन्नः। जब आप इन शब्दों को समझ लेंगे ना, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम इनके अर्थ देखें, जैसे सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त, संकटम आपन्नः, संकट में पड़ा हुआ, तो यहाँ पर में है, लेकिन आपन्न शब्द क्योंकि यहाँ पर है इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसीलिए ये शब्द विशेष रूप से आप लोगों को बताए गए हैं कि इनसे संबंधित यदि कोई शब्द आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का समास है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसी तरह से तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष क्या कहता है, ये कहते हैं पूर्व, सदृश, सम, मिश्र, छिन्न, हथ, हीनः, त्रातः, खंडः। इन पदों के योग में, मतलब अधिकतर इन पदों से संबंधित जो उदाहरण है या जो प्रश्न है तृतीय तत्पुरुष के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जैसे नख भिन्नः, तो क्या बनेगा इसका विग्रह, नखैहि भिन्नः, नाखूनों के द्वारा भिन्न किया हुआ। हरित्रातः, हरिणा त्रातः। धान्यार्थः, धान्येन अर्थः। ज्ञानहीनः, ज्ञानेन हीनः। हीन के अर्थ में देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, वरना क्या होगा, ज्ञान से हीन, तो यहाँ पर पंचमी का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन ज्ञानेन हीनः, ज्ञानेन हीनः तृतीय तत्पुरुष।
शंकुल खंडः शंकुलया खंडः, गुड़ मिश्रः गुड़ेन मिश्रः, राम हतः रामेण हतः, पितृसमः पित्रा समः। इन सब में क्या है, तृतीया तत्पुरुष का प्रयोग है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। पहले पद के अनुसार क्या होता है, पहले पद के अनुसार समास का नाम रखा जाता है। पहले पद में जो विभक्ति होगी समस्त पद का नाम उसी विभक्ति के अनुसार होगा। अब आता है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित और शाला अधिकतर इन पदों के योग में पूछा जाता है। इन पदों के योग या इन पदों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। जैसे पाठशाला, पाठायशाला, भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, जनहितम, जनेभ्यः हितम, बालार्थम, बालाय अयम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बालार्थम, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए यहाँ पर है ना, तो क्या होगा, बालाय अयम, बालाय बच्चे के लिए, अयम माने यह है, ये जो चीज है ये बच्चे के लिए है। तो इन दोनों पदों के विग्रह में और समस्त पद में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी में तो क्या हो रहा है कि जो हम विग्रह कर रहे हैं वही समस्त पद हमारे सामने है, लेकिन बालार्थम, बालाय अयम, यह बच्चे के लिए है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। ऐसे नियमों को जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो दे दिए जाते हैं कि देखें बच्चे ने कितना पढ़ा है ना। सर्व सुखम, सर्वेभ्यः सुखम, सभी के लिए सुख। गो रक्षितम, गवे रक्षितम। धन लुब्धः, धनाय लुब्धः, सबके पहले पद में चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष माना गया है। फिर आता है हमारा पंचमी तत्पुरुष। कहते हैं भयवाचक शब्द हो या फिर पतितः, मुक्तः, भ्रष्टः, अपेतः, इन पदों के योग में क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है अधिकतर। व्याघ्र भीतः, तो क्या होगा, व्याघ्रात भीतः, डर के योग में, डरा हुआ, व्याघ्र से डरा हुआ। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, पेड़ से गिरा हुआ। सुखापेतः, सुखात अपेतः। संकट मुक्तः, संकटात मुक्तः। धर्म भ्रष्टः, धर्मात भ्रष्टः, धर्म से भ्रष्ट। तो यहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष। और अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष जिसमें संबंधवाचक शब्द हो, जिसका किसी से पहले पद का दूसरे पद से कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। जैसे राजपुरुषः, राज्यः पुरुषः। अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम। देवराजः, देवानां राजा। धर्म लक्षणम, धर्मस्य लक्षणम। तो ये हुआ षष्ठी तत्पुरुष। फिर सप्तमी तत्पुरुष। अब सप्तमी तत्पुरुष क्या कहते हैं, कहते हैं कुशल, प्रवीण, दक्ष, निपुण, सिद्ध, पटु, शौंड, बंध और रुचि। इन पदों के योग में अधिकतर क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्या है, कार्य कुशलः, कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल। जलमग्नः, जले मग्नः। चक्रबद्धः, चक्रे बद्धः। कलह रुचि, कलहे रुचि। तो यहाँ पर हुआ हमारा सप्तमी तत्पुरुष। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इन प्रश्नों को एक बार दोहरा लीजिएगा, इन उदाहरणों का एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। हो सकता है इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके सामने जरूर आ जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसी का दो भेद और हैं, उनको भी जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे न तत्पुरुष। न तत्पुरुष बहुत ही सरल है। क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द जैसे अ आदि लगे हों, उससे न तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कैसे न तत्पुरुष समास कहते हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं एक चीज और है, क्या कि समस्त पद बनाते समय जब उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई व्यंजन हो, जब हम इसका समस्त पद बना रहे हो और उत्तर पद का पहला वर्ण जो है वो कोई व्यंजन होगा, तो न के स्थान पर अ हो जाएगा,
और यदि उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई स्वर होगा, तब क्या होगा? न के स्थान पर अन हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं, यही इसकी महत्वपूर्ण बात है, यही इसका बहुत अच्छा एक नियम है। क्या? कि यदि उत्तर पद का पहला वर्ण कोई व्यंजन होगा तो न के स्थान पर सिर्फ अ आएगा, और अगर उत्तर पद का पहला वर्ण कोई स्वर होगा तो न के स्थान पर अन आएगा। कैसे? न विद्या। तो देखिए अब क्या है, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है? व, और व में है ई की मात्रा, लेकिन पहला वर्ण क्या है? व, है ना? तो क्या हुआ? न विद्या, तो क्या आ गया यहाँ पर? आ गया। क्यों? क्योंकि जो उत्तर पद का पहला वर्ण है वो व्यंजन है, तो यहाँ बना अविद्या। न सत्यम, न और उसके बाद क्या आया? व्यंजन, तो क्या बन गया? असत्यम। न इष्टम, अब देखिए यहाँ पर आ गया स्वर न इष्टम, तो यहाँ पर न को हम जब इसको समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अनिष्टम। और न उत्साह, अनुत्साह। अब आ जाते हैं उपपद तत्पुरुष की तरफ। अब उपपद तत्पुरुष क्या कहता है? कहते हैं सुबंत पदों से क्रिया पदों का समास होने पर। अब इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो यही है कि सुबंत पदों से, सुबंत पद माने जो शब्द रूप होते हैं उनसे, और किसका होगा समास? क्रिया पदों का समास होगा। अभी तक जितने भी उदाहरण हमने पढ़े थे उनमें ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन ये नियम किसमें है? उपपद तत्पुरुष में है। क्या? कि सुबंत पदों से क्रियापद का समास होगा। अभी तक सुबंत पदों का सुबंत पदों के साथ ही समास हो रहा था, लेकिन यहाँ सुबंत पदों का क्रियापदों के साथ समास होगा। और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ पर सुबंत पदों का क्रियापद से समास होने पर उपपद तत्पुरुष होता है। चलो, उसके बाद समस्त पद में उत्तर पद का क्रिया रूप नहीं रहता। कहते जब हम समस्त पद उसका बनाते हैं तो उत्तर पद का जो क्रिया रूप है वो वहां पर नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? फिर कहते हैं इस समास में द्वितीय पद का पूर्ण रूप से प्रथम पद पर आश्रित होता है। मतलब जो द्वितीय पद है वो पूरी तरह से प्रथम पद पर आश्रित है। और यह समास मुख्य रूप से करोति, जायते, ददाति, जयति आदि क्रियापदों के साथ होता है। एक दो क्रियापद और भी हैं इसी तरह के, लेकिन मुख्य रूप से किस पर आता है? करोति, जायते, ददाति और जयति, इन क्रियापदों के साथ मुख्य रूप से इसका समास होता है। किस तरह से समास होता है और क्रियापद का क्या यहाँ शेष रह जाता है, आइए उदाहरण में समझते हैं। जैसे सुखकरम, तो क्या हुआ? सुखम करोति इति सुखकरम। सुखम करोति, अब देखिए यहाँ ये है क्या? सुबंत पद मतलब शब्द रूप वाला, और ये है करोति क्रियापद माने तिगंत रूप। तो इन दोनों का जब समास हुआ तो क्या बना? सुख करम। तो करोति का हमने करम लिया और सुख का हमने सुख ले लिया, तो क्या बन गया? सुख करम। सुख को करने वाला जो सुख को करता है उसको हम क्या कहते हैं? सुखम करोति। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, गर्मी में जब हम पंखा चलाते हैं तो कहते हैं बड़ा सुख कर रहे हैं, मतलब इससे हमें बड़ा सुख मिल रहा है, सुख को देने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पंखे को हमने कहा सुख करम, सुख को करता है, ये गर्मी भगाता है ये हमारी। तो इसी तरह से क्या हो गया? सुखम करोति, इसका विग्रह क्या हुआ? सुखम करोति। फिर क्या है? अंबुनी जायते। अंबुनी जायते जो जल में उत्पन्न होता है, अंबुनी जल में जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंबुजम। अंबु माने जल, और जम यहाँ हमने क्या किया? हमने जायते की जो धातु थी वो ले ली, अंबुजम। जलम ददाती, तो क्या कहते हैं? जलदह अर्थात बादल। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नया अर्थ निकल कर आ जाता है। जैसे अंबुनी जायते, जल में जो उत्पन्न होता है, अंबुजम कहते तो कमल को ही है, बाकी और भी चीजें होती हैं, लेकिन अंबुजम हम कहते कमल को ही है। जलम ददाती जो जल को देता है, तो जलदह, जलदह जल तो कोई भी दे सकता है किसी को, किसी को प्यास लगे कोई एक गिलास पानी ला के दे सकता है, तो वो भी तो पानी देने वाला हुआ, वो भी तो जलम ददाती। लेकिन हम जलदह किसको कहते हैं? बादलों को कहते हैं। गगने जलदह
भवंती, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जलदः जलम ददाति, विशेष अर्थ आ जाता है। सर्वम जयति माने सर्वजित, जो सबको जीत लेता है उसको सर्वजित कहते हैं। ये हुआ क्या, हमारा तत्पुरुष समास। और अब चलते हैं आगे। अब आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है, द्वंद्व समास हमसे कहता है, द्वंद्व कहते हैं जुड़ा हुआ। द्वंद्व माने जब एक से अधिक पद, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जब एक साथ जुड़े होते हैं तो हम उसको कहते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ये इसके 3 भेद हैं। आइए जरा इसके तीनों भेदों को ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या कहता है, कहते हैं इस समास में 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, ठीक। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक हमने 3 समास पढ़े, अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान, और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान। इन तीनों समासों के अंतर को भी समझ लीजिएगा, तीनों समास का अंतर। और ये मुख्य रूप से कई बार कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते ये हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रश्न है तो आपके सिलेबस में से ही पूछा जाएगा। समास है तो ये प्रश्न भी है, तो इसलिए इसको भी जरा समझ लें। क्या, तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान, उसके बाद हमने पहले पढ़ा अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान और इसमें दोनों पद प्रधान। अब क्या कहते हैं, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है इस समास में यदि 2 पद हैं तो समस्त पद जो होगा वो द्विवचन में होगा, और यदि 2 से अधिक पद हैं तो समस्त पद बहुवचन में होता है। सरल ही है। क्या कि यदि 2 पदों का समास कर रहे हैं तो समस्त पद द्विवचन में, और अगर 2 से अधिक पदों का कर रहे हैं तो फिर बहुवचन में हो जाएगा। इस द्वंद्व समास में जो भी अंतिम पद होता है, मतलब चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, जो भी अंतिम पद होगा उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है, उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग माना जाता है। मतलब समस्त पद जो होगा उसी लिंग में होगा, किसमें, जो भी उसका अंतिम पद होगा। अगर अंतिम पद पुल्लिंग होगा तो समस्त पद किस में होगा, पुल्लिंग में। अंतिम पद जो है स्त्रीलिंग में होगा तो समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा, और अंतिम पद यदि नपुंसकलिंग में होगा तो फिर वो भी नपुंसकलिंग में होगा समस्त पद। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि 2 जने हैं तो समस्त पद किस में है, द्विवचन में। राम भरत लक्ष्मणा, हाँ, रामः च भरतः च लक्ष्मणः च, मतलब राम, भरत और लक्ष्मण कितने जने हुए, 3 जने। तो समस्त पद किस में हुआ, बहुवचन में हुआ। अंतिम पद क्या है, पुल्लिंग में है, तो समस्त पद किस में हुआ, पुल्लिंग में हुआ। फल पुष्पाणि, फलानि च पुष्पाणि च, मतलब फल और फूल। वसंत ग्रीष्मौ, वसंतः च ग्रीष्मः च, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इन दोनों के बारे में कहा गया है, वसंत ग्रीष्मौ। गंगा यमुने, गंगा च यमुना च, च से हम क्या करते हैं, पदों को जोड़ते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, च से हम समस्त पद जो होता है जब उसका विग्रह करते हैं तो च से हम पदों का विग्रह करते हैं, च को लगाकर हम पदों का विग्रह करते हैं। मयूरी कुक्कुटौ, मयूरी च कुक्कुटः च। अब देखिए इस वाले उदाहरण को देखिएगा, मयूरी कुक्कुटौ, समस्त पद किस में है, ये पुल्लिंग में, और इसका विग्रह क्या है, मयूरी च कुक्कुटः च। अगर इसका विग्रह हमारे सामने क्या होता कि कुक्कुटः च मयूरी च, तो समस्त पद हम क्या बनाते, कुक्कुट मयूरे, कुक्कुट और मयूरे। मतलब फिर हम इस, अगर ये पद हमारा बाद में होता तो फिर हमारा समस्त पद स्त्रीलिंग में होता, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं समाहार द्वंद्व।
समाहार द्वंद क्या कहते हैं? समाहार द्वंद कहते हैं कि समास में ऐसी संज्ञाएं जो च से जुड़ी हुई होने पर भी अपना अलग अर्थ तो बताती हैं, पर समाहार अर्थात समूह का बोध कराती हैं। मतलब ऐसे जो शब्द हैं जो उनका अलग अर्थ तो है लेकिन फिर भी एक समूह के बारे में बता रही हैं, वह समाहार द्वंद कहलाता है। चलो, इस समाहार में, इस समास में जो पद होते हैं, इस समास में जो पद होते हैं उनके अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे हुए रहते हैं। मतलब इस समास में क्या होता है, जो पद आपके सामने लिखे हैं उनके अतिरिक्त भी अन्य पदों का समावेश उसमें होता है, एक छिपा हुआ अर्थ उसमें रहता है। अर्थात वे अपने अतिरिक्त अन्य पदों का भी बोध कराते हैं। मतलब जो लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त भी वो उनके उन पदों से ये पता चलता है कि अन्य पद भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगला नियम कहता है यह समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में ही होता है। ये समास भी क्या होगा, हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में होगा, भले ही यहाँ पर कितने भी चीजों के बारे में बताया जाए, कितने भी अंगों के, कितनी भी चीजों के बारे में यहाँ पर हो, कितने भी पद उसमें सम्मिलित हो, कितने भी समूह उसमें सम्मिलित हो, लेकिन होगा हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में। तो एक पहचान तो इसकी ये हो गई क्या, कि इतरेतर द्वंद्व जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसकी पहचान क्या, उसका जो समस्त पद होगा उसमें शामिल पदों के अनुसार उनका वचन होगा। एक पद होगा, मतलब दो पद होंगे तो द्विवचन, और दो से अधिक होंगे तो बहुवचन होगा। लेकिन समाहार में क्या होगा, समाहार में चाहे कितने भी पद सम्मिलित हो, कितना भी वहां पर समूह सम्मिलित हो, वहां पर जो समस्त पद होगा वो सिर्फ और सिर्फ नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगा। जैसे हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च तयो समाहारः। अब देखो, तयो समाहारः हो सकता है आपको विकल्प में ना दिखे, हस्तौ च पादौ च हो सकता है सिर्फ इतना भी दिख जाए। तो अगर तयो समाहारः आपको नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, मुख्य रूप से क्या देखना है, अगर हस्तौ च पादौ च दिया हुआ है तो हस्तपादम कैसे, देखो हस्तौ दो हाथ, पादौ दो पैर, लेकिन समस्त पद क्या है, हस्तपादम। तो इनसे हमें ये पता चल रहा है, अगर हम इतना भी देखें तो इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि ये समाहार द्वंद है। इससे भी हमें पता चल जाता है ये समाहार द्वंद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाहार द्वंद को चुनेंगे, मतलब हस्तपादम या फिर इसका विग्रह हस्तौ च पादौ च, ये यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह से आहार निद्रा भयम, आहारः च निद्रा च भयं च। तो आहार निद्रा भयम, आहार के बारे में बात है, नींद के बारे में बात है और भय के बारे में बात है। मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बताया गया है, उसके जो भाव हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भी समूह का बोध है। आहारश्च निद्रा च भय च तयो समाहारः। ये जो समाहार शब्द आपको बताया है ये आपको समझाने के लिए बताया है विशेष रूप से। अगर समस्त पद में प्रश्न पत्र में ये होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, आपको मुख्य रूप से ध्यान किस पर देना है, समस्त पद पर देना है और उसके विग्रह पर देना है। छत्रोपाहनम, छत्रम च उपाहनम च, ये देखिए ये भी समाहार द्वंद का है। अगर ये समाहार द्वंद का नहीं होता तब क्या होता, अगर ये समाहार द्वंद का नहीं होता, अगर यहाँ पर होता छत्रोपाहने तो छत्रम च उपाहनम च, लेकिन यहाँ पर फिर द्विवचन होता छत्रोपाहने। लेकिन क्या है ये, क्योंकि समस्त पद सॉरी समाहार द्वंद का है तो यहाँ पर क्या है, छत्रम च उपाहनम च छत्रोपाहनम। यहाँ आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तयो समाहारः, उनका समूह। रथिका अश्वारोहम, रथिकाः च अश्वारोहा च तेषाम समाहारः। रथ पर जो बैठे हुए हैं वो और अश्व पर जो बैठे हुए हैं वो, उनका समूह। एक सेना के बारे में बात हो रही है।
सर्प नकुलम सर्पश्च नकुलश्च तयो समाहारः, सांप और नकुल उनका समूह। तो देखिए सर्प नकुलम समस्त पद से भी हमें पता चल जाता है और इसके विग्रह से भी। विशेष अब क्या कहते हैं, कहते हैं प्राणी, वाद्य, सेना के अंग और स्वाभाविक वैर रखने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें ही अधिकतर ये समास होता है। कौन कौन से, एक बार फिर से, प्राणी मनुष्य मतलब कोई भी प्राणी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं। वाद्य वाद्य यंत्र भी हो सकता है। सेना के अंग, सेना के अंग मतलब सेना के तो बहुत सारे अंग होते हैं, उनसे संबंधित शब्द हो सकते हैं। और स्वाभाविक वैर रखने वाले प्राणी, इनमें ये समास अधिकतर पाया जाता है। मतलब इससे संबंधित ही यहाँ पर प्रश्न आते हैं। फिर आ जाता है द्वंद्व समास का क्या, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों में समास करने पर सामासिक पद जो होता है, सामासिक मतलब जो इसका समस्त पद होता है, उसमें से केवल एक ही शेष रह जाता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। मतलब जब हम दो या दो से अधिक पदों का समास करेंगे और उसमें से एक शेष रहेगा। अब देखो इतरेतर द्वंद्व में क्या था, जितने पद सम्मिलित होंगे उसी वचन के अनुसार उनका प्रयोग होगा। पहला हमें ये पता चला। समाहार द्वंद्व में क्या होगा, समाहार द्वंद्व में जितने भी पद प्रयुक्त होंगे उन्हीं के अनुसार उसका जो समस्त पद होगा वो होगा। मतलब उसके समस्त पद में जितने पद सम्मिलित हैं उन सब का प्रयोग होगा। अलग अलग आपको दिखाई देंगे और लेकिन होगा जो समस्त पद वो नपुंसकलिंग में होगा। ये इसकी एक पहचान हो गई। अब ये जो एक शेष द्वंद्व है ये कहते हैं कि केवल एक ही पद शेष होगा, दूसरा पद जो समस्त पद है उसमें दिखाई भी नहीं देगा आपको। और होगा क्या, वो भी किसमें होगा, एक ही पद शेष रहेगा और उस एक पद से ही क्या होगा, उसके वचन से हमें पता चल जाएगा कि कितने पदों का इसमें समावेश किया गया है। आगे देखते हैं। एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले शब्द होते हैं, मतलब जो एक जैसे शब्द होंगे, जो एक जैसे पद होंगे, उन्हीं का वहां पर समावेश किया जाता है। समास का वचन समास में आए हुए शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। समास का वचन किस में होगा, जो शब्द में मतलब जो समस्त पद में जितने भी उसका जो समस्त पद का जो वचन होगा उसके विग्रह में जितने पद आएंगे उनके अनुसार होगा। फिर क्या कहते हैं, यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दोनों हो तो समस्त पद पुल्लिंग में ही रहेगा। अगर समस्त पद क्या होगा, एक बार फिर से इसको समझते हैं। समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द यदि होंगे, समास में किसमें मतलब विग्रह में, यदि समास के विग्रह में स्त्रीलिंग शब्द भी है और पुल्लिंग शब्द भी है तो उसका जो समस्त पद होगा वो सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग में होगा। अब इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे पितरऊ, माता च पिता च, तो माता च पिता च, माता और पिता, तो क्या बना पितरऊ। पितरऊ, पितरऊ शब्द से हम समझ जाते हैं कि माता और पिता दोनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पितरऊ तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि भाई दो पिता के बारे में बात हो रही है। हम क्या होगा, पितरऊ मतलब माता और पिता। ठीक है, इसी तरह से पुत्रऊ, पुत्रश्च दुहिता च, पुत्र और पुत्री, भाई पुत्रऊ किसी की संतान के बारे में बात हो रही है। अजऊ, अजाच अजश्च, अजा और अज। चटकऊ, चटका च चटकश्च। भ्रातरऊ, भ्राता च स्वसा च। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समस्त पद हमारा एक ही पुल्लिंग पद को प्रदर्शित करता है, पुल्लिंग पद में है। और लेकिन क्या है, वहां पर जितने भी विग्रह में पद हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ वचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हमें ये समझना है क्या, कि जो समस्त पद है उसमें किन किन पदों का समावेश है। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा संस्कृत बोर्ड परीक्षा कोड 119 में आने वाले समासों, जिसमें हमने पढ़ा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इनके हमने भेदों को पढ़ा, इनके उदाहरणों को पढ़ा और इनकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको भी जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।